हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में स्पेशली हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ ग्रेडियंट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट से ही रिलेटेड होंगे। तो ग्रेडियंट प्लस डाइवर्जेंस से जो वेक्टर आइडेंटिटीज बन सकती हैं हम लोग वो देखेंगे, प्लस एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे और उसका फिजिकल रेलेवेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड में क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आप डाइवर्जेंस को कैसे लिखोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, क्योंकि वहां पे आपको स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल सिमेट्री बार बार देखने को मिलेंगी। तो अगर किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लेना है तो ये फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये तीन चीजें डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय डिफाइनिंग सम आइडेंटिटीज। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो एक तरीके से आप ट्रिवियल भी कह सकते हो, लेकिन है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, कि अगर आप किसी ऐसे फंक्शंस का, ऐसे वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि सम है कई डिफरेंट फंक्शंस को। सपोज एक वेक्टर है मेरे पास u, एक वेक्टर है मेरे पास v, एक वेक्टर है मेरे पास w, और ऐसे कई सारे वेक्टर्स हैं, उनका सम भी एक वेक्टर होगा, उनका मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूं। सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर्स और उनका सबका सम। सो दिस इज इक्वल टू डेल डॉट यू प्लस डेल डॉट वी प्लस डेल डॉट डब्ल्यू। तो इस तरीके से इट्स अ वेरी ट्रिवियल आइडेंटिटी, बट इट्स समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन वर्डिंग्स। तो जो सेकंड है दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये काफी समझने वाली है, कि सपोज यू हैव अ ग्रेडियंट, सॉरी अ डाइवर्जेंस। एक ऐसा फंक्शन अंदर है, उसका एक पार्ट स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। सपोज u इज ए स्केलर फंक्शन, सो u हियर इज स्केलर फंक्शन, और v जो है ये एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, वेक्टर सपोज एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बहुत जगह पे यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ओवरऑल ये ग्रेडी सॉरी डाइवर्जेंस है तुम्हारा एक ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी का विद सम स्केलिंग फैक्टर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हमें राइट हैंड साइड में ऐसी ही क्वांटिटीज लिखनी है जो स्केलर हो ओवरऑल। कई बार हम गलत गलत ऐसा लिख देते हैं कि हमें पता है राइट लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है, लेकिन राइट हैंड साइड उसको वेक्टर बना देते हैं। तो u क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो ग्रेडियंट ऑफ u जब लोगे तो दैट विल बी अ वेक्टर फंक्शन, डॉट कर दोगे v के साथ, सो दैट विल बी अ स्केलर फंक्शन ओवरऑल हो गया, प्लस u डेल डॉट v। इस आइडेंटिटी को आप एक्सप्लिसिटली डिराइव भी कर सकते हो यूजिंग टेंसर एनालिसिस, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो स्केलर और वेक्टर फॉर्म्स के बताने का सिर्फ मोटिव इतना था कि आप ये जो वेक्टर और स्केलर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप दोनों साइड लगा सको। कभी भी ऐसी इक्वेशन मत लिख देना राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है और राइट हैंड साइड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स मत करना। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन सेकंड आइडेंटिटी एंड गेट सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स एंड रिजल्ट्स। हाँ, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन, आप लोग ये सोच रहे होगे कि बस दो ही आइडेंटिटी पढ़ा दी, इसमें क्या होगा। तो मैंने सिर्फ वो आइडेंटिटीज बताई हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ाया, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस। तो ये दो ही आइडेंटिटीज थी जो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का यूज करके आई हैं। ठीक है, बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज हैं। तो जैसे हम कर्ल पढ़ेंगे, फिर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, तीनों के मिक्सचर की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो हम एक प्रोसेस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कर्ल नहीं पढ़ा है और उसकी आइडेंटिटीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर ली, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, वो हम सब लोग सारी आइडेंटिटीज देखेंगे जो भी रेलेवेंट है हमारे, कहीं एमटी में देखेंगे, कहीं यहाँ पे देखेंगे, बट देखेंगे जरूर कहीं ना कहीं पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो आएगा। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस वेक्टर v क्या है, r की पावर n, r वेक्टर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि v वेक्टर कैन बी r की पावर n r कैप। तो यहाँ पे वेक्टर यूज किया, यहाँ पे कैप यूज किया, क्योंकि r वेक्टर को आप लिख सकते हो r इंटू r कैप। ठीक है, विल बी सोलेनोइडल इन नेचर। तो n की वैल्यू बताना है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। सोलेनोइडल क्या होगा, डेल डॉट v जो होगा that will be 0. So let's do a little bit of calculation using those identities and solve what the value of L is. So here is the solution. I will suggest कि पहले आप लोग करो, stop this video, do this calculation and see whether it matches with your
my answer or not? So here is the solution. Let me solve this. I hope you all have did this. So solution is, so लेट मी एक्सप्लेन। देखो ग्रिड, इसका तुम्हें डाइवर्जेंस लेना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन माइनस वन आर वेक्टर, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल यूज कर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन माइनस वन एंड दैट इज डॉट प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ आर, और इसके साथ ये स्केलर फंक्शन आर की पावर एन माइनस वन आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा, डेल बाई डेल आर। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं जब डाइवर्जेंस किया था, डाइवर्जेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो आर वेक्टर में यही आएगा। सो दैट विल बी एन माइनस वन आर की पावर एन माइनस टू आर कैप डॉट आर वेक्टर प्लस ये डाइवर्जेंस डेल डॉट आर कितना होगा, तो डेल डॉट आर, आर वेक्टर को आप अगर देखो इसकी वैल्यू 3 आएगी, अगर नहीं आती है तो कैसे आएगा, डेल को आप लिख सकते हो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और ये जो आर वेक्टर है सिंपली आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये भी एक वेक्टर ही है। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो देखोगे इजिली 3 आ जाएगा। सो दिस इज 3 आर की पावर एन माइनस वन। तो ओवरऑल जो इसका एक्सप्रेशन आ गया, तो ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस विल इक्वल टू एन प्लस टू आर की पावर एन माइनस वन आर, आर की पावर एन माइनस वन, ओके बस इतने ही, आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, एक चीज जो मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस कर दी, उसके लिए सॉरी, कि r जो है दैट इज नॉन जीरो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि r नॉन जीरो है। तो अगर r नॉन जीरो है और यहाँ पे ये r माइनस वन, आर माइनस वन, ठीक है। इफ r इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डेल डॉट ये फंक्शन v जो है दैट विल इक्वल टू जीरो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि n जो है वो माइनस टू होना चाहिए। तो n माइनस टू होने का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है दैट शुड बी r की पावर n, सॉरी माइनस minus 3, okay, so r की पावर minus 3 r vector, so it means जो वेक्टर फंक्शन है दैट शुड बी r कैप बाई r स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो r वेक्टर बाई r क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो डेल जो वेक्टर फंक्शन है r कैप बाई r स्क्वायर, इसके डाइवर्जेंस को हम थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। So here it is. So let me explain this thing जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे. So del dot r cap by r square is del r cap by r cube is equal to zero where r is not equal to zero. ये हमने अभी करके देखा कि that is equal to zero where r is not equal to zero. But r is equal to zero पे ये फंक्शन नॉन जीरो होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे ये जो टर्म है r अगर जीरो रख दोगे सो इट विल बी जीरो बाई जीरो फॉर्म, सो दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म, ओके। सो दैट विल बी अ नॉन जीरो क्वांटिटी। अब देखो एक डेल्टा फंक्शन होता है, उसको आप ये लिखते हो कि दिस फंक्शन इज जीरो एट r इज इक्वल टू जीरो, सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट जीरो एट r इज इक्वल टू जीरो, दिस फंक्शन इज जीरो एवरीवेयर एल्स। सो ये कुछ सेम टाइप की कंडीशन है कि r इज इक्वल टू जीरो पे दिस इज नॉन जीरो, और r इज नॉन जीरो यानी कि बाकी हर जगह एवरीवेयर एल्स दिस इज जीरो। सो यहाँ पे हमने इस दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिखने के लिए डेल्टा फंक्शन यूज कर लिया। सो डेल्टा ऑफ r, 4 का 5 का फैक्टर कहाँ से आया? आप जब ये डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो एक होती है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उस डाइवर्जेंस थ्योरम में इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आप सिमिलर मतलब बड़े ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रल के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो वहां पे जब आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो किसी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डी थीटा इंटू डी फाई का जो इंटीग्रेशन आता है दैट विल बी सम 4 पाई का फैक्टर, ओके। अगर वॉल्यूम करोगे तो आर क्यूब बाई 3 का फैक्टर और आ जाता है। तो 4 पाई का फैक्टर वहां से आप देख सकते हो, बट इट्स वेरी कॉमन और ये हर एक टेक्स्ट बुक में दिया है, कहीं भी उठा के देख लो, दैट यू कैन इजीली फाउंड इट, ओके। डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने अभी नहीं की, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा। अब डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर दैट इज 4 पाई डेल्टा आर, इसको हम अब ये लिख सकते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि आर कैप बाई आर स्क्वायर क्या हमारे लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, या कहीं पे हम इसको देखेंगे या कि बस एग्जांपल ही कर लिया। ये एक एग्जांपल है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर हम ये कहें कि एक मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज q है दैट इज r इज इक्वल टू 0 पे है, और इससे एक पॉइंट r वेक्टर है, एक पॉइंट p है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, और आर कैप इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये आर कैप बाई आर स्क्वायर एक ही एग्जांपल है पर्टिकुलर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में आर कैप बाई आर स्क्वायर आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप कंबाइन कर सकते हो, बना सकते हो, जहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर का फॉर्म तुम्हें मिलेगा और उसका तुम्हें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना होगा। तो वहां पे ये जो फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो अगर मैं इसी का डाइवर्जेंस लूं तो क्या आ जाएगा? डेल डॉट ई पी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा क्यू। और इसको आप लिख सकते हो डेल डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो ये एक लोकल इक्वेशन है। लोकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट के लिए आप देखोगे। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो, ठीक है, अगर आप ये डाइवर्जेंस जो है वो इस रीजन में कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक नॉन जीरो जो है वो चार्ज डेंसिटी है। तो रो जो है वो इस रीजन के अंदर नॉन जीरो है। तो अगर रो नॉन जीरो है तो r इज इक्वल टू जीरो पे, इस प्रीवियस एक्सप्रेशन के लिए r इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। तो डेल डॉट ई जो होगा वो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ई पी दैट इज नॉन जीरो। अगर आप इसी फील्ड का जो डाइवर्जेंस है कहीं इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज जीरो। तो एवरीवेयर एल्स दिस क्वांटिटी डेल डॉट ई पी इज जीरो। सो एक लोकल इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के पर्सपेक्टिव से आप इसको भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप जहाँ पे चार्ज है वहां पे उसका डाइवर्जेंस जो है वो नॉन जीरो है, बाकी हर जगह उसका जो डाइवर्जेंस है दैट इज जीरो। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ईएमटी नहीं शुरू किया था, क्योंकि जो आई थिंक कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ईएमटी में यूज होंगे। सो लेट्स फर्स्ट डू द वेक्टर कैलकुलस देन स्टार्ट द ईएमटी। सो वंस वेक्टर कैलकुलस इतना हम लोग कर लें कि ईएमटी में हम लोग यूज करने लगे, देन वी विल स्टार्ट ईएमटी आल्सो, ओके। सो ये दो टॉपिक थे जो हम लोगों ने किए, प्लस अब जो थर्ड टॉपिक है दैट इज डाइवर्जेंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स डू दैट। तो सपोज आपके पास एक कोई वेक्टर फंक्शन है a जो कि किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखा जा सकता है। आई हैव टेकन e1 e2 e3। e1 e2 e3 कैन बी एक्स वाई जेड, r थीटा फाई और रो फाई जेड, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो सकते हैं, और a1 a2 a3 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उन इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो जो डाइवर्जेंस होगा इस पर्टिकुलर वेक्टर का, तो दैट इज गिवन बाय h1 h2 h3 1 बाई, देखो इसको कैसे याद रखो, u1 क्या है, एक्स वाई जेड, आर थीटा फाई, रो फाई जेड, इस तरीके से होता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका डाइवर्जेंस आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो u1 के टर्म्स में जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो h2 h3 ही आएंगे, h1 टर्म नहीं आएगा। उस h1 टर्म्स के रिप्लेसमेंट पे ये a1 टर्म आएगा, यहाँ पे सेम ऐसे a2 टर्म आएगा, यहाँ पे सेम ऐसे a3 टर्म आएगा। जो टर्म से आप डिफरेंशिएट करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एच पैरामीटर्स हैं वो उस डिफरेंशिएशन में नहीं रहेंगे। एक जस्ट याद करने का तरीका है, क्योंकि बहुत बार आपको डेल डॉट ए इन स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो या पोलर हो या स्फेरिकल हो, आपको याद नहीं रहेंगे। So it's better to remember this general form, or h parameters easily can be remembered. So let me write the divergence of in Cartesian, sorry, in cylindrical and spherical coordinate system. सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर आप h1 है तो 1 है, h2 रो, h3 1। तो u1 मेरा रो फाई जेड कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे सो इट विल बी 1 बाई डेल रो ऑफ ए रो क्या है, ये a1 a2 a3 है। ए रो जो है वो a1 है, ए फाई जो है वो a2 है, ए जेड जो है वो a3 है। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी प्लस 1 बाई रो डेल फाई ए फाई
प्लस ये रो, क्योंकि रो है और ये जेड है तो ये रो जो है बाहर आ जाएगा, तो वन बाई रो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी del az by del az. So this is divergence in cylindrical coordinate system. So let me write the final expression for divergence in uh, spherical coordinate system. So this is the spherical coordinate system में h1 h2 h3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 r r sin theta, u1 u2 u3 क्या होता है, r theta phi. तो डेल डॉट ए जब लिखोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो लेट मी करेक्ट इट. या नाउ इट्स करेक्ट. तो एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स ए आर ए थीटा और ए फाई हैं, तो उसमें हम जब डाइवर्जेंस निकालेंगे इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा. सो आई विल सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक बार ये एच वन एच टू एच थ्री पैरामीटर्स के ऊपर वैल्यू रख के एक लाइन दो लाइन अपने आप कैलकुलेशन करके देख लो कि यही एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया. सो लेट मी चेक माई सेल्फ ऑल्सो. या आई गेस कि ये सही एक्सप्रेशन है, बट डू वेरीफाई क्योंकि मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया है अपने थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके. सो इट माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक इट्स करेक्ट. सो इस वीडियो में हम लोगों ने जो तीन टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे उन तीनों को आई होप के कवर किया, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट था. सो डाइवर्जेंस में इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आई थिंक इट इज़ इनफ कि वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं वो हम लोग जब कर्ल करने के बाद भी कुछ देख सकते हैं, या जब टेंसर्स हम लोग कभी करेंगे तो उसमें देख सकते हैं. और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करेंगे तो वो अपने आप ही एक्सप्रेशंस आते रहेंगे, तो वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दोज. सो डाइवर्जेंस में इतना ही. प्रीवियस दो वीडियोस आई गेस ये इनफ थे, ये वाली और प्रीवियस वाली लेक्चर नंबर 24 आई गेस. तो 25 और 26 जो होंगे वो कर्ल्ड पे होंगे. तो फर्स्ट वीडियो विल बी कर्ल्ड एंड इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन, और उसमें कुछ जैसे ज्योमेट्रिकल वेक्टर फील्ड्स हम लोगों ने देखे थे. डाइवर्जेंस में भी वैसा ही सिमिलर एक्सप्रेशन रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा कि ये सारी चीज़ें प्लस डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में और कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसके भी करेंगे. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, और लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना. सो थैंक यू वेरी मच.